हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शैलेश कुमार यादव आपका स्वागत कर रहा हूँ रसायन के प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग केमिकल काइनेटिक डीपीपी नंबर 4 पे पहुंच गए भाई। ठीक है, डीपीपी नंबर 1, 2, 3 में कोई डाउट होगा तो बेफिक्र होकर इस नंबर पे कॉल कर लेना। अदरवाइज कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो आप चैट छोड़ देना, मैं आपको कर लूँगा मैसेज टाइम निकाल के। ठीक है, आज का जो लेक्चर होना है काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है भाई। इसमें सवाल की वैरायटी काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग पेशेंस के साथ में रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री जब भी आपको करना होगा तो आपको क्या ध्यान देना है कि दिया क्या है इस पे ज़्यादा फोकस करना है, उससे रिलेटेड आपके पास में क्या है उस पर बात करोगे आप। तो देखो भाई, पहला सवाल पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि इन द लिंडमैन मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस का जो लिंडमैन मैकेनिज्म है उसकी बात कर रहा है कि द ऑब्जर्व ऑर्डर एट लो कॉन्सेंट्रेशन इज। ऑब्जर्व ऑर्डर लो, पहले तो आप लिखो, पहले इसकी रेट को लिखो। पहले जो हमारा रेट है इसके लिए आप जाके देखना डेरिवेशन में। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं लेकिन आप डेरिवेशन में जाके देखिएगा। ए स्क्वायर के माइनस ए प्लस के टू, ये रेट निकलता है भाई। इस मैकेनिज्म से ये निकल कर आता है। ठीक है, मैकेनिज्म वैसे इतना करने जाओगे, एसएससी वगैरह लगाओगे, उससे अच्छा है कि इसको याद कर लेना। ठीक है, तो देखो क्या बोला क्या यहाँ पे, देखो कंडीशन क्या लगाया है, एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन लोअर का मतलब क्या हो गया, जो K-1 ये है, ये कम है K2 से। ठीक, ये लोअर कर दिया मैंने, कंडीशन के अनुसार लोअर कर दिया। जब ये लोअर हो गया भाई तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा रेट है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका K1 K2 ए स्क्वायर अपॉन में K2, और K2 से K2 गया कैंसिल आउट। आपका क्या हो गया भाई, K1 ए स्क्वायर। अब इस हिसाब से देखिए ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन आपको दिखती हुई नजर आ रही है। ये क्या है कि लोअर अगर प्रेशर बोल दे, कहीं कहीं प्रेशर बोल देता है, कहीं कहीं कॉन्सेंट्रेशन बोल देता है, तो ऑर्डर क्या हो जाती है, सेकेंड। ध्यान रखिएगा, यहीं पे कंडीशन कह दे आपसे, लोअर ना कह के हायर कर देता, तो हायर कर देता तो क्या करते मेरे भाई, तो आपका K-1 ये ग्रेटर देन हो जाता किससे, K2 से। तब इस केस में आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका एट हायर पे मैं लिख रहा हूं, ये एट हायर पे। दोनों कंडीशन देख लीजिए, लोअर पे सेकेंड ऑर्डर और हायर पे देख लीजिए, तो आपका K1 K2 ए स्क्वायर डिवाइड बाई K-1 ए, और ए से ए कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया यार, देखो K1 K2 डिवाइड बाई K-1 ए। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। क्या है भाई यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, K1 K2 K-1 ए के पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो भाई कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, इसको अगर मैं रफ करके लिख दूं यहाँ पे कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड ऑर्डर, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, सेकेंड ऑर्डर, और हायर पे आपका फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये याद कर लीजिएगा। तो अभी हमारा ये केस क्या है, पहला तो लोअर बोला है तो सेकेंड ऑर्डर लगा के आगे चलते बनिए भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट कांस्टेंट जो है आपका विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। पहली बात तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि जो रेट कांस्टेंट का रिलेशन है वो आयनिक स्ट्रेंथ के साथ में कैसा है। ठीक है यार, आयनिक स्ट्रेंथ के साथ में किस तरीके का रिलेशन है, तो आप लोग चलिए रिलेशन नोट करिए अपने कॉपी में। और ये फॉर्मूले यार बहुत दिया रहता है आपको ना, आपको फॉर्मूला से ही बहुत सवाल मिल जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा सीरियस रहो तो। ये डीबे वगैरह में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे भी आपको ये दिखने को मिला होगा डीबे में। ये जो ZA और ZB है, ये जो आपका मॉलिक्यूल है उस पर चार्ज का मल्टीप्लाई है। अगर हमारा ZA और इंटू ZB 0 आ जा रहा है तो ये हमारा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा।
और ये जीरो कब होगा, जब मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो ये जो इसका मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि मैं कह सकता हूं इंडिपेंडेंट टू आयनिक स्ट्रेंथ है। कुछ इस तरीके का भाई कर्व बनता है आपका ln k और यहाँ पे √i के बीच में ऐसा कर्व बनता है, कुछ ऐसा कर्व बनता है। ठीक है, आप देखे होंगे, किताब में जाके देखना, ऐसे कुछ बनता हुआ दिखेगा आपको ऐसे। तो जो सीधी लाइन है वो इंडिपेंडेंट है, उसकी बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ये देखना होता है इनका मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे पहला यहाँ जेड प्लस और जेड माइनस, जेड ए इंटू जेड बी बोल लो इसको, तो क्या होगा यहाँ पे +1 गुणा -1, वैल्यू क्या आ गई भाई, -1 आ गई। मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट है, वैल्यू इस पे -1 आ गई। ठीक, अब इसी हिसाब से इस पे देखिए, इस पे देखिए दूसरे वाले पे, यहाँ पे देखिए न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है तो जीरो मान लेंगे, यहाँ पे -1 है तो न्यूट्रल है तो 0 -1, 0 -1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट आ गया। यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो -2 और -1 यहाँ पे, -2 इंटू -1 यहाँ पे, तो ये आपका डिपेंड करेगा। यहाँ पे बस 3 ही है, तो इसका मतलब है आपका जो बी है, जो बी है आपका वो इंडिपेंडेंट है भाई। बी क्या है, इंडिपेंडेंट। तो आपको ये देखना होता है कि जो जेड ए और जेड बी, इसका अगर मल्टीप्लाई 0 आ गया, इट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट टू आयनिक स्ट्रेंथ होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर होगा केवल और केवल सेकंड होगा। आंसर आपका पहला, आंसर आपका पहला। अच्छे तरीके से इसको जाके कर लीजिएगा, रिलेशन से सवाल होते हैं और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं भाई। ठीक, देख लें एक बार, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है लीनियरली विथ टाइम। टाइम के साथ में ए और टी, ये और टी टाइम के साथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ कौन सा ऑर्डर होगा। तो आसान से सवाल है, इस सवाल में तो कुछ भी नहीं रखा गया है। तो आपको पता है ए और टी का ग्राफ मैं ए के पावर 1 - n इज इक्वल टू ए के पावर 1 - n ए नॉट 1 - n प्लस n - 1 के टी। ये जनरल फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो ए इज इक्वल टू ए नॉट, 0 रख दूंगा तो -के टी। n बराबर मैंने जब 0 रख दिया, तो n बराबर जब मैंने 0 रख दिया, मतलब 0 ऑर्डर कर दिया, तो ए नॉट -के टी। तो ये क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, mx और c, निगेटिव स्लोप के साथ में। स्लोप देखो निगेटिव है, तो निगेटिव स्लोप के साथ में नीचे जा रहा है ए और टी का कर्व। तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, 0। ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है बात। तो ये अपना ध्यान रखा करिए, ये बार बार आता है, इसकी मदद से आपको पूरी काइनेटिक में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चल रहे हैं आगे, चलिए देखिए भाई, देखिए देखिए देखिए, फोर्थ नंबर। अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लेंडमैन का मैग्नीशियम वाली रेट को लिखा था और हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर की बात की थी, या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन की बात की थी। बोलो ना यार, हाँ या ना। मैंने अभी क्या बताया था आपको, पहले ही सवाल के अंदर मैंने यह बताया था आपको कि जो आपका ऑर्डर है, अगर मैं यहाँ पे हाई प्रेशर कर दूं तो हाई प्रेशर कर दूं तो हमारा क्या था, और लो प्रेशर कर दूं तो क्या था। याद है पहला सवाल, लो प्रेशर पे सेकेंड ऑर्डर और हाई प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर। राइट, क्लियर है, बोलो यार, बोलो। ये तो अभी किया था ना हमने यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए, यही तो लिखा था अभी। जो रेट हमने लिखा था, क्या लिखा था, K1 K2 A का होल स्क्वायर K - 1 A प्लस K2। पहला सवाल भाई, पहला सवाल। तो आ जाते हैं, द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर एट लो प्रेशर। बिल्कुल बात सही कह रहा है कि लो प्रेशर पे क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर होगा ये हाई प्रेशर पे। क्लियर है, पहला ही आंसर टिक लगाइएगा, बाकी कहानी खत्म आपकी। ठीक, तो ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, तो कुछ सवाल में दम नहीं है, अगर आप लोग एक बार देख लिए तो। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैं ये समझ के आपको बता रहा हूं क्योंकि आप लेक्चर पढ़ चुके हो, आपको काइनेटिक्स आती है,
ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सर यहाँ पे सिखा रहे हैं, नहीं भाई, मैं तो बस क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको पढ़ा है, मैं बस हिंट दे दे के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ कर आइएगा भाई। अब बताइए यहाँ पे, एग्जामिन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर कंजुगेटिव रिएक्शंस, द रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है सबके लिए। कह रहा है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड, कहाँ पे लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह है कि स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाला मैटर बहुत जबरदस्त मैटर है। देखो ध्यान से सुनो, जहाँ पे इंटरमीडिएट बने, इसका तो बहुत 2-3 लेक्चर है, काफ़ी बड़ा लेक्चर है, लेकिन आप इतना सुन लो कि इंटरमीडिएट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बन रहा है और तुरंत क्या हो जा रहा है, तुरंत के तुरंत टूट जा रहा है। मतलब पलक झपकते गायब हो जाए, मतलब क्या हो, पलक झपकते गायब, उसका रेट का पता ही न लगे। मतलब ये कह दूं, अगर हमारा यहाँ पे Q इंटरमीडिएट है, इस रिएक्शन में अगर Q इंटरमीडिएट, तो मैं कह दूं dQ/dt 0, रेट इसका क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब ये बना नहीं कि खट से टूट गया, बना नहीं कि खट से टूट गया, बना नहीं तो खट से टूट गया। और बना नहीं खट से टूटेगा तब जब K2 की वैल्यू ज्यादा होगी K1 से। अगर मान लीजिए इसको मैं K1 बोल दूं और इसको K2 बोल दूं, तो K2 की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो खट से टूट जाएगा, इंटरमीडिएट तुरंत प्रोडक्ट में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, तो इसकी रेट क्या हो जाएगा, 0। तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी अगर आप चाहते हो कि SSA लगे, तो K2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए K1 के वैल्यू से। तो चलिए पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, यहाँ पे K2 की वैल्यू देखिए 10 के पावर 8 है और 10 के पावर 5 है, तो ये तो ज्यादा है भाई, तो ये पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरे वाले में देखिए K1 की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे देखिए K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा है, इट मीन्स कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है। हमें क्या चाहिए, K2 की वैल्यू ज्यादा चाहिए K1 से। और यहाँ पे देखिए 10 पे 7 और 10 पे 7, ये भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए 10 पे 2 और 10 पे 6, ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका K2 के वैल्यू ज्यादा है K1 से। तो आपका चौथा भी SSA के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो पहला और चौथा आंसर क्या होगा आपका, आंसर पहला और चौथा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा, डी आंसर सही। बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई, अरे बोल दो, ठीक है, आ रहा है समझ में। मतलब आपका कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरमीडिएट बने और वो तुरंत के तुरंत प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाए, उसका रेट 0 हो। ये तभी पॉसिबल है जब उसकी K2 की वैल्यू बहुत हाई हो K1 से, बनते ही प्रोडक्ट की तरफ। तो आपका पहला और चौथा आंसर करेक्ट होगा। चलिए भाई आगे की तरफ कारवा बढ़ाते हैं, और ये तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, आप लोगों ने किया भी होगा। कोई रिएक्शन दे रखी है, लिख लेते हैं, रिएक्शन दे रखी है तो लिख दें। ध्यान दीजिएगा, सवाल आसानी आएंगे, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, थ्योरी आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है भाई। ये आपका 2A + B आपका कितना हो गया भाई, 3Z, ठीक। इसके लिए आप क्या कर लो, पहले थ्योरेटिकल रेट लिख लो। थ्योरेटिकल रेट कैसे लिखोगे, 1/2 - dA/dt - dB/dt = 1/3 dZ/dt। क्लियर है बात, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कह रहा है फॉर ए रिएक्शन ए, इफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए इज इतना, द रेट ऑफ फॉर्मेशन, कंजप्शन दे रखा है इतना, इट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁻⁴। और कह रहा है कि आप फॉर्मेशन का बता दो, जेड के फॉर्मेशन का। तो जेड का फॉर्मेशन ये है मेरे भाई, तो 1/3 dZ/dt। तो इसको 3 मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया और 3 इधर आ जाएगा, तो 3 × 10⁻⁴ इज क्या हो जाएगा आपका dZ/dt। बोलो यार, समझ में आया। -dA/dt की वैल्यू गिवन थी, आपको कह रहा है कि कंजप्शन ऑफ ए, मतलब या तो कह लो कि फॉर्मेशन और आप डिकम्पोजिशन बोलते हो ना, डिकम्पोजिशन मतलब यहाँ पे कंजप्शन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कंज्यूम हुआ है।
तो इसके लिए माइनस लिखते हैं, तो इसलिए माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, तो मैंने ये पुटअप कर दिया, 1/2 ऑलरेडी था, और डी जेड बाई डी टी पूछ रहा था, तो डी जेड बाई डी टी को मैंने यहाँ रखा, 3 इधर लेकर आया, 10⁻⁻⁴ आ गया आंसर। तो आंसर कौन सा मैच करेगा? आपका पहला ही सवाल सही है। आसान है भाई, ऐसे सवाल मिलते हैं, ऐसे सवाल मिलते हैं, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें नंबर की तरफ। कह रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत बवाल मचाता है, बहुत बवाल मचाता है, इसके बारे में देखिएगा। कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ इज 50 सेकेंड है, 50 सेकेंड आपका हाफ लाइफ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली बात यह है कि जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये होती है कि हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है वो कंप्लीट नहीं होती, चले जाती, इनफाइनाइट टाइम लेता है वो, ठीक है। जैसे जितने भी एक्सप्लोशन आपकी रेडियो एक्टिव डीके होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे वो रिएक्शंस लगातार क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना। कह रहा है कि द रिएक्शन इज कंप्लीट इन 100 सेकेंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नहीं भाई, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, रिएक्शन चलती जाती, इनफाइनाइट टाइम लगता है, तब भी वो कंप्लीट नहीं होती। तो पहला ही कहानी आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। द रिएक्शन बिगेन्स आफ्टर 50 सेकेंड, ये क्या बकवास है कि 50 सेकेंड बाद में शुरू होनी है वहां पे। द सेम क्वांटिटी ऑफ ए इज कंज्यूम फॉर एवरी 50 सेकेंड। और आपको अभी मैंने बोला है कि जो 50 सेकेंड मतलब हाफ लाइफ, जो कि डिपेंड ही नहीं करता किस पे बोलो, आपके ए पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो ये कहां से हो जाएगा एवरी 50 सेकेंड पे उतना ही डिकम्पोज होगा। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए था कि ये रिलेशन रखता है तब ना ऐसा होता है, लेकिन कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत। कह रहा क्वांटिटी ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड, जो आपका पहले 50 सेकेंड पे था, फिर 100 सेकेंड पे, फिर आगे जो भी हो उस पे क्वांटिटी सेम होगी। सही बात है, क्योंकि वो डिपेंड कर ही नहीं रहा है उस पे। अगर वो x था 50 सेकेंड पे भी, 100 पे भी x है, आगे भी x है, क्योंकि इंडिपेंडेंट आप लोग कहते हो कि टी हाफ क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। तो डी आंसर आप टिक्का मान लीजिएगा भाई। चलिए 8 नंबर पे चलिए। ये सवाल आसान है, इसको तो जल्दी से फट से निपटाते हैं। इन ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट 50 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। चलिए 50% की बात हो रही है, ओके। देखो मेरे भाई, देखो यहाँ पे 50 सेकेंड ऑफ द, उसके लिए टी टाइम लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, टी बराबर 2.303 के लॉग 50 सेकेंड लग रहा है ना। 50 सेकेंड का मतलब क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, क्या लिख दूं, 100 जो इनिशियल है, इनिशियल 100 और 100 माइनस 50, इतना कंप्लीट हुआ है, 100 माइनस 50। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 टी डैश मान लीजिए, टी डैश 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 100 और 100 माइनस 99.9, कितना दे रखा है, 99.9, ये है ना, 99.9, यही है, इतना ही दे। हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है भाई। तो इसी को काट दोगे, जो कहानी आनी होगी आ जाएगी। आप ये इससे आपने उड़ा दिया। log 100 है और ये 50 बचेगा, तो log 2 ऊपर आ गया, कितना ऊपर आ गया, log 2 ऊपर आ गया, वैल्यू log 2 डिवाइड बाई 100 में से 99.9 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 0.1। एक बार मैं इसको सॉल्व कर लूँ। log 100 को लिख सकता हूँ 10 के पावर 2, और 100 में से 99.9 घटाओगे तो 10 पे घाते -1 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 10 के घाते 3, और log 10 के घाते 3 क्या हो जाएगा, वैल्यू 3। मतलब मैं यहाँ 3 log 10 लिख सकता हूँ, अगर आपकी परमिशन है तो 3 log 10 लिख सकता हूँ इसके जगह पे। log 2 की वैल्यू क्या है आपकी, 0.3010, और डिवाइड बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, t बटा t डैश। ये काटोगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो गया, 1/10 इज इक्वल टू टी
टी डैश, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 10t, 10t, 10t कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा भाई, 10 टाइम्स। क्लियर है? कुछ मैंने किया इसमें, कुछ भी नहीं किया। आपको पता है कि इनिशियली 100 है, 50% कंप्लीट हो गया है ना, तो 100 मैंने 50 घटा दिया, यहाँ पे 99% कंप्लीट है, इसके लिए मैंने टी रखा तो इसके लिए मैंने टी डैश रख दिया, 100 में से 99.1 कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद में ये आपको मिल गया, कहाँ गया जी, टी डैश हमारा 10t हो गया। राइट, क्लियर है? चले आगे। देखिए भाई 8 हो गया सवाल, आप 9वें सवाल की तरफ आ रहे हो और ये आर्हेनियस का इक्वेशन है, कुछ ln k और t के रिस्पेक्ट में कोई कर्व की बात करने जा रहा है भाई। तो देखिए भैया पहले तो आर्हेनियस को लिख लो, k इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस kt, राइट। ln ले लो आप दोनों साइड में, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस यहाँ पे भैया ई ए अपॉन में आर टी था, एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ln a माइनस ई ए अपॉन में आर टी। अब देखिए y इज इक्वल टू ये mx और ये हमारा c, स्लोप क्या है यहाँ पे ई ए बाई आर, 1/t के रिस्पेक्ट में कर्व बन रहा है भाई, है ना, 1/r के रिस्पेक्ट में। हमने क्या कर दिया यहाँ पे ln k और यहाँ पे क्या कर दिया 1/t। कैसा बन रहा है भाई, निगेटिव स्लोप की तरफ जा रहा है, बिल्कुल लीनियर और निगेटिव स्लोप की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। तो मैं चलूं इधर, ln k डिक्रीजेस लीनियरली विथ 1/t, बिल्कुल सही बात है, ln k डिक्रीजेस लीनियरली विथ t, नहीं भाई 1/t के साथ में डिक्रीज हो रहा है, तो बी ऑप्शन गलत, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। ये ln इंक्रीजेस बता रहा है, ये गलत, ln इंक्रीजेस बता रहा है, ये गलत, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा ln के डिक्रीजेस लीनियरली विथ 1/t। क्लियर है? बहुत बढ़िया, गुड, क्लियर है तो बहुत अच्छा है। 10वें नंबर पे आते हैं। सवाल अभी आया हुआ था लेकिन इसके लैंग्वेज बदले गए हैं भाई, लैंग्वेज बदल दिए गए हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, इफ द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट इज फाउंड टू लीनियर विथ निगेटिव स्लोप, लीनियर विथ निगेटिव स्लोप। अरे देख लो यार यहाँ पे सवाल को देखो, ग्राफ का एक सवाल आया था, लीनियर विथ निगेटिव स्लोप, लीनियर विथ यहाँ कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम लीनियर विथ निगेटिव स्लोप। क्या था आंसर, जीरो ऑर्डर। बस सवाल वही है, आपका पूछने का तरीका बदल दिया गया यहाँ पे कि निगेटिव स्लोप के साथ में ऑर्डर बता दो। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा निगेटिव स्लोप के साथ में ऑर्डर, देख लो इधर, देख लो एक कर्व वैसे ही बन रहा है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपका यहाँ पे टाइम, और निगेटिव स्लोप के साथ में नीचे बढ़ता हुआ जो दिख रहा है आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोल दो हाँ, कह दो कि सही है, ये कह दो सही है। तो आपका ये डीपीपी नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया, डीपीपी नंबर 5 में जल्दी से जल्दी करवाऊंगा भाई, और आपका ओवरऑल जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री की डीपीपी पड़ी है सब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट होगा तो डाउट के लिए आप इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका डाउट ले लूंगा भाई। 82 85 16 28 19, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले डीपीपी में। थैंक यू सो मच।